इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली क्या क्या आ रहा है। सो दिस इज गोना बी योर एंटायर सिलेबस। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, डबल सॉल्ट क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है दोनों में, बेसिक इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे लिगेंड्स क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली जितना कुछ लिखा है ना, हर एक चीज आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी, जल्दी से हम लोग शुरू कर देते हैं ये वाला चैप्टर। तो सबसे पहली बात, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो आखिरकार क्या होते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, थोड़े से जो हैं डिफिकल्ट से कंपाउंड्स हैं। ठीक है, जिनको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट ये डेफिनेशन से अगर समझोगे ना इजीली समझ जाओगे। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि कंप्लीटली ब्रेक नहीं होते हैं इनटू द आयंस। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये। ठीक है, सो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो ये कंप्लीटली आयंस में नहीं ब्रेक करेगा। जैसे कि देखो, एक्चुअल में इसको K+, Fe2+, ठीक है, और Cn- इन सब में ब्रेक होना चाहिए था, बट ये इन सब में नहीं ब्रेक होगा। तो किस में ब्रेक होगा? ठीक है, देखो जैसे इसका आयनाइजेशन होगा ना, तो यहाँ पे 4K+ FeCN6 एंड यहाँ पे 4- चार्ज आ जाएगा। तो यानी कि ये Fe2+ में एंटायरली नहीं ब्रेक हुआ, Cn- में एंटायरली नहीं ब्रेक हुआ। तो ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स जिनसे ये बने हैं। किससे बने हैं? इससे और इससे मिलके ये कंपाउंड बना है। सो इन दोनों से इसकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बट एक्वस सोल्यूशन में ना इसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। यानी कि ये आयनाइज हुआ तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टी जो है वो सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट आयनाइजेशन हुआ ही नहीं। ठीक है, बहुत सिंपल है, आई होप समझ में आ गया होगा। सो ये एग्जांपल है हमारे पास, फर्दर कोई आयनाइजेशन नहीं होगा, यानी कि ये Fe2+ या Fe3+ में ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं डबल सॉल्ट। अब ये डबल सॉल्ट क्या होता है और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से डिफरेंट कैसे हैं? सो जो डबल सॉल्ट होता है ना, वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है अपने आयंस में। जैसे कि ये है मेरे पास, ठीक है, ये दोनों हैं, ये है पोटैश एलम, इसको हम मोहर सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, यानी कि 2K+ में। ठीक है, इसके अलावा SO4 2- कितने हैं यहाँ पे? 3 यहाँ पे है, 1 यानी कि 4 यहाँ पे है। ठीक है, फिर 2Al3+ में, और फिर क्या है? 24H2O। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा है कि कंप्लीटली ये डिसोशिएट हो जा रहा है। ठीक है, तो विच मीन्स यहाँ पे इसकी और इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, यानी कि एक्वस सोल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को ये लूज कर देगा, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं लूज कर रहा था। ठीक है, इसके अलावा जिनसे ये बना है ना, उनकी और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। सो प्रॉपर्टीज आर सेम एज द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम है। देखो यहाँ पे ये आपस में क्या हो गए? जुड़ गए हैं। ठीक है, डबल सॉल्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो ये दो अलग अलग सॉल्ट है ना, आपस में जुड़ गए हैं, सो ये एक डबल सॉल्ट कहलाता है। सिमिलरली ये हमारा मोहर सॉल्ट है। ठीक है, ये पोटैश एलम है, दिस इज द मोहर सॉल्ट, तो ये भी क्या है? एक डबल सॉल्ट है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि इन दोनों में डिफरेंशिएट करो, तो सारे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स और एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए हैं, ये आपको मेंशन करना है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को थोड़ा और ज्यादा डिटेल में देखते हैं। कुछ टर्म्स आते हैं जैसे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, ये एंटिटी है, टी भी आएगा, या फिर कॉम्प्लेक्स आयन, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम किसको कहते हैं? तो यहाँ पे हमने सब कुछ मेंशन कर रखा है। जो भी स्पीशीज हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी है ना, वो कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है, और ये जो बाहर है, फिर मैम ये क्या है? इसको हम काउंटर आयन कहते हैं। यहाँ पे काउंटर आयन का काम क्या है? बैलेंस करने का। ठीक है, जैसे कि इस पे चार्ज है 4- का, तो यहाँ पे 4K+ आ गए, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ गए इसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, सो ये क्या है मेरा जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है? दिस इज द कॉम्प्लेक्स आयन। आई होप यार ये चीज समझ में आ गई। अगर किसी कंपाउंड में मान लो इस साइड पे Cl2 आया हुआ है, तो ये भी क्या होगा? काउंटर आयन ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, अब उसके बाद क्या है? जो कॉम्प्लेक्स आयन है हमारे पास, ये 3 टाइप का हो सकता है। सिंपल है भाई, कैटायनिक भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। जैसे कि देखो यहाँ पे चार्ज क्या है? 4- का ना, तो माइनस क्या होता है? एनायन, तो यानी कि वो क्या होगा? वो एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल में देखो ऊपर पे कोई चार्ज नहीं है ना,
कोई चार्ज नहीं है तो वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और यहाँ पे कैटायनिक यानी कि जहाँ पे ओवरऑल क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका यूज हम नोमेनक्लेचर में करते हैं, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम जो है ना, सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा, ये भैया, ठीक है, कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है उसमें जो मेटल है वो हमारा सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है। और ये क्या है, तो ये होते हैं हमारे लिगेंड्स। अभी हम पढ़ेंगे कि लिगेंड्स क्या होते हैं। तो ये लिगेंड्स के साथ बॉन्डेड होते हैं और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा है ना, हम लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड भी पढ़ा है। तीसरा क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि दो हमारे पास स्पीशी हैं, M और L, ये मेटल हो गया, लिगेंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली आयनिक में क्या होता है, गिव एंड टेक, इसने दे दिया उसने एक्सेप्ट कर लिया। कोवलेंट में शेयरिंग होती है, बट यहाँ पे अलग टाइप की शेयरिंग है। यहाँ पे जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो एंटायरली ये लिगेंड दे रहा है, बट शेयरिंग दोनों के बीच में हो रही है, समझे। कोवलेंट में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इसने दिया, आपस में शेयरिंग कर ली। बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है पूरा, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स, वो ये दे रहा है, बट शेयरिंग दोनों कर रहे हैं, समझ गए। चलो अब आ जाओ आगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, जो भी स्पीशी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो डायरेक्शनल होती है और स्टेबल भी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। क्या क्या ज्योमेट्री होगी धीरे धीरे करके हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी तो बिल्कुल बेसिक मैंने तुम लोगों को बता दिया है, तो आई होप यार ये हर एक चीज समझ में आ गई होगी। सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन किसको हम कहेंगे, तो उसको कहेंगे भैया जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है ना, उसके सेंटर में होगा हमारा मेटल, ठीक है, बस दैट इज इट। अब ये क्या होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स है। अभी मैंने बताया कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बन रहा है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है बताओ, ये एक्सेप्ट कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम एक ल्यूइस एसिड बोलते हैं। फिर जो L है लिगेंड, वो क्या है फिर, तो लिगेंड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, वो डोनेट कर रहा है ना, तो वो क्या कहलाएगा, वो ल्यूइस बेस कहलाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो ये डोनेट कर दे रहे हैं किसको, हमारे सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन को, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये एक्सेप्ट क्यों करते हैं, इसके पीछे भी रीजन होता है कि भैया यहाँ पे क्या होता है, वेकेंट यानी कि खाली ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इन खाली ऑर्बिटल्स में चला जाता है, ठीक है, जो कि हमने डी ब्लॉक वाले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे लिगेंड समझ गए ना, क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं। ये हमारे पास कैटायनिक भी हो सकती है कभी कभी, ठीक है, मोस्टली तो ये एनायनिक होती हैं, यानी कि Cl- हो गया, F- हो गया, ये सब, ठीक है। ये न्यूट्रल भी हो सकती है, जैसे कि मेरे पास पानी है, जैसे कि मेरे पास अमोनिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूट्रल भी हो सकती है, कभी कभी ये कैटायनिक भी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है डोनर एटम। जैसे कि मेरे पास ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, अब इसमें कौन सा एग्जैक्टली एटम है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, उसको हम डोनर एटम कहेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, इसके पास एक लोन पेयर है, ठीक है, किसके पास, नाइट्रोजन के पास ना, तो यही तो डोनेट करेगा, तो ये मेरे पास डोनर एटम कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर यानी कि जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो डोनेट कर सकता है ना, तो विच मीन्स डोनर एटम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा यहाँ पे। आई होप यार ये चीज समझ गए होंगे। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले है यूनिडेंटेट लिगेंड, या फिर यूनी या फिर मोनो भी कह सकते हैं। मोनो का मतलब एक ही होता है, तो यहाँ पे समझ गए होंगे कि जिसके पास सिर्फ एक डोनर एटम है, ठीक है। यूनिडेंटेट यानी कि जिसके पास एक ही डोनर एटम है, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल्स बताए थे, H2O, NH3, यहाँ पे क्या है, एक ही डोनर एटम है ना, भले ही इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास दो है, बट हमें उससे लेना देना नहीं है फिलहाल, हमें सिर्फ ये देखना है कि डोनर एटम कितने हैं, एक ही है ना, तो विच मीन्स ये यूनिडेंटेट लिगेंड कहलाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद डाइडेंटेट, डाई का मतलब क्या होता है, दो होता है, तो विच मीन्स जिसके पास दो डोनर एटम होंगे, जैसे कि हमारे पास ऑक्सिलेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद करना है, C2O4 2- ऑक्सिलेट आयन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, देखो 2 नेगेटिव चार्ज है, डाइडेंटेट होता है, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पे 1- का चार्ज है ना, ये क्या होगा, मोनोडेंटेट होगा, ठीक है। उसके बाद ग्लाइसिनेट है हमारे पास, जिसका स्ट्रक्चर ये होता है, तो यहाँ पे एक ये है, एक ये है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, दो डोनर एटम है ना, तो विच मीन्स इसीलिए ये डाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। हमारा SO4 2- है, CO3 2- है, यानी कि कार्बोनेट और सल्फेट, तो ये भी क्या है, डाइडेंटेट है, ठीक है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज EN, ये क्या होता है, इथेन 1,2-डाइएमीन,
जिसको हम लिखेंगे जब हम नोमेनक्लेचर भी कर रहे होंगे, इसको हम इथाइलिन डायएमीन लिखेंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है CH2NH2 CH2NH2। तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है ना, दोनों के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो विच मीन्स ये एक डाइडेंटेट लिगेंड है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो इसका IUPAC नेम ये है, बट यहाँ पे हम इसे इथाइलिन डायमीन लिखेंगे। ठीक है जी, चलिए अब आ जाओ पॉलीडेंटेट। पॉली का मतलब बहुत सारे, 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, 3 होंगे सो ट्राइडेंटेट कह देंगे, 4 होंगे सो टेट्रा कह देंगे, 5 होंगे सो पेंटा, 6 होंगे तो हेक्साडेंटेट इसको हम कह देंगे। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट EDTA है, जिसको EDTA 4- भी हम लोग लिख देते हैं। इसका नाम क्या है, इथाइलिन डायएमीन टेट्रा एसीटेट। दिस इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर लर्न करना है, बिल्कुल करना है। ठीक है, तो देखो इथाइलिन डायएमीन, इथाइलिन एथ का मतलब क्या होता है, 2 कार्बन ना, सो 2 आ गए। डायएमीन यानी कि 2 एमीन है, सो 2 नाइट्रोजन लिख दिए। टेट्रा एसीटेट भी तो आ गया ना, यानी कि 4 एसीटेट ग्रुप आएंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये हमने जोड़ दिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, हेक्साडेंटेट होता है। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये क्या है, 6 यहाँ पे डोनर एटम है, सो ये हेक्साडेंटेट है। आई होप यार ये चीज क्लियर है। ठीक है, EDTA का यूज पूछा जाता है, MCQ फॉर्मेट में आ सकता है। सो लेड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में हम EDTA का यूज करते हैं। ठीक है, देन एक और है यहाँ पे विच इज डायएन। एन क्या था, इथाइलिन डायएमीन था, जस्ट अभी हम लोगों ने देखा है। ये है डायएन, ये होता है डायइथाइलिन ट्राइएमीन, और ये एक ट्राइडेंटेट लिगेंड है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्लियरली दिख रहा है मुझे, 3 डोनर एटम है, सो ये ट्राइडेंटेट होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज M बाइडेंटेट लिगेंड। M बाई, ठीक है, यानी कि ये 2 तरीके से एक्ट करता है, और ये जो लिगेंड है ना, इसमें बेसिकली डोनेशन जो है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन पेयर का, वो 2 तरीके से हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है, देखो यहाँ पे NO2 है मेरे पास, अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी है, ऑक्सीजन के पास भी है, सो नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो जब नाइट्रोजन कर रहा है डोनेट ना, देखो M क्या है, ये मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम जो अभी हमने पढ़ लिया है, सो इसको हम नाइट्रीटो N कहते हैं। जब ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, देखो इस तरीके से ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है ना, तो इसको हम नाइट्रीटो O कह देते हैं। सिमिलरली CN है, तो C के पास भी है इलेक्ट्रॉन पेयर और N के पास भी है ना, तो C कर रहा है तो साइनो या इसको साइनिडो भी लिख देते हैं हम, और यहाँ पे अगर N कर रहा है तो इसको हम आइसोसाइनो लिख देते हैं। सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो, SCN, इसको थायोसाइनो लिखेंगे। अगर हमारे पास N करेगा सो आइसोथायोसाइनिटो इसको हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो M बाइडेंटेट लिगेंड ऐसा लिगेंड है जिसमें 2 हमारे पास डोनर एटम्स हैं, सो दोनों में से कोई भी जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, कीलेट क्या होता है, कीलेशन क्या होता है, कीलेटिंग लिगेंड क्या होता है, विच इज वेरी वेरी सिंपल। बेसिकली आपको यहाँ पे ये समझना है, जब कोई भी लिगेंड है ना एक रिंग टाइप की बना दे रहा है, तो उसको हम कीलेट कह दे रहे हैं या कीलेशन कह दे रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ठीक है, ये क्या है, मेरे पास EN है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये मेरे पास मेटल है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये डोनेशन कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। जब ये डोनेट कर रहा है, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है ना, सो जब ये डोनेट कर रहा है तो ये एक रिंग बना दे रहा है ना, यहाँ पे रिंग टाइप का क्लियरली स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। सो ये क्या कर रहा है, ये पूरी यहाँ पे रिंग बना दे रहा है, और जब भी रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कीलेशन कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 5 6 मेंबर्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे 5 मेंबर हमें देखने को मिल रहे हैं। सो बस इतना ही है और कुछ नहीं है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इतने सारे टर्म्स हैं, कैसे लर्न करें, तो सिंपल सी चीजें हैं, आप लोग इजीली लर्न कर सकते हो। जैसे कि EDTA बनाता है, जो हमने EN पढ़ा अभी, इथाइलिन डायमीन ये बनाता है। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सारे हमारे पास होते हैं जो कीलेट बनाते हैं। यूज क्या है कीलेट का, तो एक तो अभी मैंने बताया, लेड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, उनको सेपरेट करने में भी काफ़ी सारे कीलेट्स का हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर क्या होता है, जिसमें कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के आयंस मौजूद होते हैं। ठीक है, तो उसको सॉफ्ट करने में भी यूज होता है क्या, कीलेट। ठीक है, तो आई होप यार क्लियर है। डेंसिटी क्या है, अभी बता दिया था कि कितने डोनर एटम जो हैं वो एक सिंगल लिगेंड में मौजूद हैं, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी के बेसिस पे ही हमने कहा था कि भैया ये डाइडेंटेट है या ये मोनोडेंटेट है, या जो भी चीजें हमने अभी ऑलरेडी पढ़ ली हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब कॉम्प्लेक्सेस भी ना हमारे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, डिवाइड कर दिया है हमने कैटेगरी में, जैसे कि होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। होमो का मतलब क्या होता है भैया, सेम। ठीक है, और हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है। यानी कि
होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक ही तरीके के लिगेंड्स हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे Cn है तो सारे Cn ही हैं, Cn के अलावा अगर कोई भी दूसरा आ जाए, जैसे कि यहाँ पे देखो Cl है और NH3, इसके अलावा दूसरा भी है ना, तो वो हेट्रो हो जाएगा। हेट्रो यानी कि डिफरेंट, यानी कि जहाँ पे अलग अलग टाइप के एक से ज्यादा लिगेंड जब भी मौजूद है सो वो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ही कहलाएगा। ठीक है, नाउ वी आर गोना स्टडी कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि हमारे पास टोटल कितने डोनर एटम्स मौजूद हैं किसी भी लिगेंड में, और जितने भी लिगेंड्स है ना टोटल हम ऐड कर देते हैं एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए, यानी कि उस पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमारे पास टोटल कितने डोनर एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे NH3, ठीक है, ये क्या है, एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, यानी कि इसके पास एक ही डोनर एटम है, और ये कितने हैं, 6 ना, तो यानी कि इसके पास इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, सेम देखो ये क्या है, मेरे पास मोनोडेंटेट है, ये भी मोनोडेंटेट है, यानी कि 3 × 1 प्लस 3 × 1, तो यानी कि इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो CO, तो ये भी सेम चीज है, तो इसका हो जाएगा 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर किसी ने कह दिया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो वो चीज गलत है। क्यों? क्योंकि EN जो है वो एक डाइडेंटेट लिगेंड था, यानी कि उस एक ही लिगेंड में 2 डोनर एटम है। सो यहाँ पे बताओ अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 × 3, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे ऐसे कंपाउंड्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 5 है या फिर 6 है, यही आपको यहाँ पे देखने हैं, यही यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है। सो कोई बात नहीं, मैं वो बता देती हूँ, 1-2 क्वेश्चन बताऊंगी, बाकी सारे होमवर्क है। ठीक है, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ढूंढनी है, सो ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, आयन है हमारा, ठीक है, उसके लिए ढूंढनी है, तो बेसिकली CO की और यहाँ पे भी CO की। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे हम कैसे ढूंढेंगे। पहली बात तो 2 मेथड हैं, पहले एक वाला बता देती हूँ फिर इजी वाला बताऊंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4 × पोटेशियम पे चार्ज क्या होता है, K+ ना, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 1। ठीक है, प्लस हमें Fe की निकालनी है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में X ले लेती हूँ। ठीक है, प्लस 6 × Cn- लिखते हैं ना, सो कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1। कोई भी कंपाउंड अगर कोई एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, इस पे ओवरऑल कोई चार्ज है क्या, नहीं है ना, तो उसकी पूरे की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 0 आएगी। हमेशा याद रखना, कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे यहाँ पे NH3 एक मॉलिक्यूल है ना, तो इस पूरे की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितनी है, 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही कर दिया है, तो देखो 4 + X - 6 = 0, यानी कि कितनी आ गई बताओ, +2। ठीक है, सेम चीज आपको यहाँ पे करनी है। अब सिंपल चीज क्या है भैया, यहाँ पे जो भी है ना इसको पावर में भेज दो, तो ऑब्वियसली दिस विल बी लाइक 3- है ना, तो यहाँ पे इसकी X हो गई, X + 6 × -1 होगी इसकी। ये जो मेरे पास कोऑर्डिनेशन स्फेयर है या फिर कॉम्प्लेक्स आयन कह दूं, इस पे ओवरऑल चार्ज कितना आ गया है, -3 ना, तो = -3 लिख दूंगी। सो X डायरेक्टली मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, +3। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन इजिली सॉल्व इट, क्योंकि ये कोई डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं कि तुम लोग पूरी कैलकुलेशन लंबी सी करोगे, ये दिमाग का खेल है, बस दिमाग से देखना है कि अच्छा यहाँ पे 3 है तो ये पावर में 3 - जाएगा, तो विच मीन्स ये -6 होगा, उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगी। इस तरीके से करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसकी क्या होगी, 0 होगी, तो यहाँ पे X + 3 × 0 आ जाएगी, +3 × -1 = 0, यानी कि यहाँ पे भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। ठीक है, तो ये दिमाग से ही खेलना है। यहाँ पे तुम्हें पता है कि भैया इसकी तो 0 है, यहाँ पे -3 आ गया, उधर जाएगा तो ऑब्वियसली +3 हो जाएगा। जो हमारे मेटल होते हैं उनकी नेगेटिव में तो होगी नहीं, प्लस में ही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से यू हैव टू सॉल्व। यहाँ पे देखो EN, ये भी क्या एक मॉलिक्यूल है ना, तो इसकी तो 0 ही होगी। अब डायरेक्टली देखो पावर में क्या है, +3, तो ऑब्वियसली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +3। इस तरीके से करना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक और टॉपिक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। छोटा सा है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN, इसका एक फॉर्मूला है। यहाँ पे हम Z लेंगे, यानी कि जो भी हमारा एटॉमिक नंबर होगा उस पर्टिकुलर एटम का, मेटल का, ठीक है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 × द कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो इक्वल आ गया टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी नोबल गैस, तो विच मीन्स वो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो स्टेबल है। नहीं आया तो विच मीन्स वो स्टेबल नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, हम Fe की बात कर रहे हैं, सो इसका Z यानी कि एटॉमिक नंबर कितना है, 26 है। ठीक है, सो 26 माइनस यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है,
प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, तो 6 है, ठीक है। ये इजीली आपको पता होने चाहिए कि भैया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, डेंसिटी किसकी क्या है, जो कि ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, उसको अच्छे तरीके से समझना, तो इजीली आप लोग ये सब कर लोगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे कितना आ गया, 24 एंड 12 है ना, 36, जो कि क्या होता है, ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर होता है नोबल गैस का, विच मीन्स ये कंपाउंड स्टेबल है। अगर मान लो एग्जाम्पल ये 35 आ जाता तो विच मीन्स वो हमारा स्टेबल नहीं होता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। क्लियर है, ये होमवर्क है, ट्राई करना और मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर बताना, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब है कि भैया हमारे पास क्या ज्योमेट्री आएगी, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री अलग अलग होती है ना, किसी की टेट्राहेड्रल होगी, कोई स्क्वायर प्लेनर होगा, तो ये हमें बताता है कि एग्जैक्टली हमारे पास जो अरेंजमेंट है लिगेंड का अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम वो कैसा होगा, यानी कि ज्योमेट्री कैसी होगी, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है, तो हमारे पास एक ही ज्योमेट्री होगी, दैट इज ऑक्टाहेड्रल, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है, कि भैया उसकी ज्योमेट्री क्या है, तो उसकी ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे देखो, ये सेंट्रल मेटल एटम है हमारा, ये हमारे लिगेंड्स हो गए 6, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो जरूरी नहीं है कि 6 लिगेंड्स ही हो, क्योंकि अगर वो मान लो डाइडेंटेट है तो इस तरीके से हम बना देंगे, ये एक ही लिगेंड है, ठीक है, फिर ये दूसरा लिगेंड है, फिर ये तीसरा लिगेंड है, ठीक है, यानी कि टोटल डेंसिटी कितनी आएगी हमारे पास, 6 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर पूरा बनाओगे, स्ट्रक्चर अभी बना के भी हम देखेंगे, बट जो ज्योमेट्री आएगी दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 है ना, तो 2 स्ट्रक्चर्स अलग अलग पॉसिबल हैं, कौन कौन से, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल भी पॉसिबल है और स्क्वायर पिरामिडल भी पॉसिबल है। लर्न कैसे करें मैम, लर्न करने में तो दिक्कत आती है। देखो स्क्वायर पिरामिडल, तो यहाँ पे देखो एक स्क्वायर बन रहा है, ऊपर पे एक पिरामिड टाइप का बन गया, तो ये स्क्वायर पिरामिडल होगी, ठीक है। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल बन रहा है ना, ये ट्राइंगल है, बाय का मतलब क्या होता है, 2, सो यहाँ पे 2 पिरामिड बन रहे हैं, इस तरीके से लर्न करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, और ये है स्क्वायर पिरामिडल, तो एक ही यहाँ पे पिरामिड बन रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो भी 2 टाइप की ज्योमेट्रीज पॉसिबल हैं, स्क्वायर प्लेनर, तो भैया ये देखो स्क्वायर बन रहा है, बस हो गया स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और अगर 2 और आ जाएंगे तो पिछली वाली है ना, वैसे इस केस में नहीं आएगी, ठीक है, इस केस में एक ही आएगा, और वो एक ही जब आएगा तो उसको क्या कहेंगे, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो इसको सही कर लो। चलो टेट्राहेड्रल बनेगी दूसरी हमारे पास, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तो आपने कई बार ऑलरेडी देख लिया होगा, ठीक है। चलिए जी, अब आ जाओ अगले में, which is nomenclature. Now this is very very important. Nomenclature तो तुम्हें पता ही होना चाहिए बाय डिफॉल्ट, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हो, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ से, ठीक है। और अगर नहीं भी आता है ना, तो पूरी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो यहीं पर से आती हैं, तो आपको एटलीस्ट नोमेनक्लेचर तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखो नोमेनक्लेचर के रूल्स होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हैं ही, तो यहाँ पर भी हैं। क्या क्या रूल्स हैं, किसी भी आयनिक कॉम्प्लेक्स में केटायन को हम पहले नेम करते हैं और एनायन को बाद में, ठीक है। जैसे कि हमने अभी लिखा था ना K4FeCN6, तो यहाँ पे ये केटायन है ना, तो इसका नाम पहले आएगा, फिर ये क्या है मेरे पास, दिस इज दी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स आयन है, इसको हम फिर करेंगे। मान लो यहाँ पे कुछ और होता, Cl2 होता, यहाँ पे नहीं है बट अगर होता तो उसको हम लास्ट में नेम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर होता है। इवन अगर हमारे पास वाई इरेज क्यों नहीं हो रहा है, चलो अरे भाई क्या खोल दिया, ठीक है चलो। हाँ, तो आई होप यार ये चीज समझ में आ गई होगी जो मैं बता रही थी, कि पहले इसको नेम करोगे फिर उसको और फिर वो लास्ट में, विच इज क्वाइट लॉजिकल ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद जो लिगेंड्स हैं उनको हम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही नेम करते हैं, एंड उसके बाद हम सेंट्रल मेटल आयन को लिखते हैं, ठीक है। करके बताऊंगी तभी समझ में आएगा, ये तो खाली हमारे पास जो होता है ना कि रूल्स है भैया, तो ये रूल्स लर्न करने हैं, बट जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। अगर एक से ज्यादा लिगेंड है तो हम क्या यूज करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा, बट अगर उस लिगेंड के नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई आ रहा है तो हम डाई ट्राई यूज नहीं करेंगे। जैसे कि इथाइलिन डाई एमीन है, उसके नाम में ऑलरेडी डाई आ रहा है ना, तो अगर वो 2 हैं तो आप वहां पे यूज नहीं कर सकते कि डाई इथाइलिन डाई एमीन, ऐसे नहीं कर सकते। उस केस में आगे क्या लिखना पड़ेगा, बिस, अगर 2 हैं तो बिस, ठीक है। जैसे EN2 है तो क्या लिखोगे, बिस, और उसके बाद ब्रैकेट लगाओगे इथाइलिन डायमीन, इस तरीके से, ठीक है। बिस का मतलब 2, फिर है ट्रिस, ठीक है,
टेट्राकिस, ठीक है, KIS नॉट दैट डबल वाला, ठीक है, इट इज जस्ट टेट्राकिस, पेंटाकिस, तो यहाँ पे 5 और हेक्साकिस। तो इस तरीके से आप यूज करोगे, हेक्सा, पेंटा, टेट्रा, डाई, ट्राई, ये यूज नहीं करोगे, प्लीज याद रखना, ठीक है। चलो, एंड इट इज ओनली फॉर दोस्त जिस लिगेंड के नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई आ रहा है। नॉर्मली अगर मान लो मेरे पास क्लोराइड है तो वहां पे डाई ही यूज करोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाऊं। अब यहाँ पे हम ऐसे नहीं कि क्लोराइड है तो उसको क्लोराइड ही लिखेंगे, नहीं, जब आप उसको एज अ लिगेंड यूज करोगे ना तो क्लोराइड नहीं, उसको क्लोरिडो लिखेंगे। यही कुछ चेंजेस है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। फ्लोराइड है तो फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, ठीक है। तो इस तरीके से यू हैव टू डू, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट है नाइट्राइट। अगर मेरे पास है, अब मैंने बताया अगर N डोनेट करेगा ना सो यहाँ पे नाइट्रीटो N हो जाएगा, अगर O करेगा सो नाइट्रीटो O लिखोगे इसको, ठीक है। फिर इसको लिखोगे सल्फेटो, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्साइड नहीं लिखोगे, ऑक्जेलेटो, इसको साइनो या फिर साइनिडो भी लिख सकते हैं, यूजुअली हम लोग साइनो यूज करते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद एसिटेटो, थायोसाइनेटो, परोक्सो, परोक्सीडो नहीं, परोक्सो, ठीक है। तो कुछ जो अलग अलग है याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे ऑक्सो, नाइट्रीडो, ठीक है, ये अलग है, ये नाइट्रीटो था, ठीक है, दिस इज नाइट्रीडो, ठीक है। फोस्फीडो, अजीडो, आइसोथायोसाइनेटो, तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है जी। चलो तो ये सब कुछ यू हैव टू रिमेंबर कि भैया अगर ये आ गए ना तो नाइट्रेट नहीं लिखना है, इसको नाइट्रेटो लिखना है, ठीक है। तो ये तो हमारे जो एनायनिक लिगेंड्स थे उसके लिए हमने मेंशन करा हुआ था। अब हम लोग आ जाते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स में, उनको हम ऐसे ही लिख देते हैं जैसे वो होते हैं। कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन होते हैं जो अभी मैं बताऊंगी, जैसे ये है मिथाइल एमीन, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। ये इथेन 1,2 डायएमीन है, बट इसे मैंने बताया क्या लिखते हैं हम, इथाइलिन डायएमीन, इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये पेरिडीन है हमारे पास, जिसको हम ब्रैकेट में PY जनरली लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। जैसे अभी आप बहुत सारे कंपाउंड्स देखोगे तो ब्रैकेट में EN लिखा होगा, पूरा ये नहीं लिखा होगा, तो EN लिखा है तो समझ जाओ ये है, ठीक है। चलो ओके, ठीक है, इनके नाम एज इट इज ही आपको मेंशन करने हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस तो हमें याद करने ही होते हैं बिकॉज केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, ठीक है, नॉट ऑल अबाउट बट सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस यहीं पे हमें देखने को मिलते हैं। इसको पानी नहीं लिखेंगे, वाटर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्वा। इसको ये होता क्या है, देखो एमीन होता है ना, बट इसको एमीन नहीं लिखेंगे, डबल M यहाँ पे आ जाएगा, एमीन, AMM, ठीक है। ये NO क्या है, इसको नाइट्रोसिल लिखेंगे, दिस इज कार्बोनिल, दिस इज थायोकार्बोनिल, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। तो ये तो सिंपल है, ठीक है, मिथाइल है, फिनाइल है, इथाइल है, ये तो तुम लोग को लर्न हो ही जाएगा। फिर केटायनिक लिगेंड पे आ जाओ, जो कि ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट आ गए तो लर्न होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोसोनियम, दिस इज हाइड्राजीनियम, दिस इज नाइट्रोनियम, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। अब देखो, अब अगर मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स है, जो आयन बन रहा है, उसके ओवरऑल में चार्ज पॉजिटिव है, तब तो जो मेटल का नाम है एज इट इज लिख दो, क्रोमियम, जिंक, एल्यूमिनियम। बट अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि अभी हमने देखा था ना FeCN6 4-, इस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, यानी कि ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे इसको आयरन नहीं लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे फेरेट, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉपर है तो कॉपर नहीं लिखोगे, क्यूपरेट। अगर यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होता, ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस केस में तो नॉर्मल लिखो, या अगर कोई चार्ज नहीं भी है तभी भी आप नॉर्मल लिखोगे, निकल लिखोगे उसको, जैसे Na है तो, ठीक है। बट अगर वहां पे नेगेटिव चार्ज है तो उसको निकल, कोबाल्ट ऐसे नहीं लिख सकते हो, क्या लिखना है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, फेरेट, क्यूपरेट, कोबाल्टेट, ठीक है, ऐसे 8 लगा देना है, ठीक है। क्रोमियम सो क्रोमेट, जिंक तो जिंकेट, 8 लगा देना है, ठीक है। चलिए, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हम रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं, अभी नाम लिख के बताऊंगी, लेजिट तो समझ जाओगे, ठीक है। नेम ऑफ कंपाउंड शुड नॉट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, यानी कि स्मॉल से ही हम शुरू करेंगे, ऐसे नहीं कि जैसे हम अंजलि लिखते हैं तो A कैपिटल होता है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो उसके बाद इफ बोथ केटायनिक एंड एनायनिक कोऑर्डिनेशन पेयर्स आर देयर, तो हम किसको नेम करेंगे, पहले इरेज क्यों नहीं हो रहा है, छोड़ो, तो किसको लिखेंगे, तो ऑब्वियसली हम लोग केटायनिक को ही पहले लिखेंगे, ये तो हमने पहले भी देख ही लिया था, है ना। वही सेम चीज यहाँ पे भी फॉलो होगी। चलो अब नाम लिखते हैं, क्योंकि जो मैंने इतना सारा लेक्चर तुम्हें दिया है ना कि भैया ये ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, वो तब तक तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसेगा जब तक मैं खुद से करके ना बता दूं तुम्हें। तो कर लेते हैं। चलो देखो, यहाँ पे हमने कहा सबसे पहले, आगे कोई केटायन तो है नहीं, विच मीन्स मैं इसी का नाम पहले लिखूंगी,
हमने कहा था मेटल से पहले हम लिगेंड लिखेंगे, ठीक है। लिगेंड क्या है, एमीन है ना, बट याद है डबल एम आएगा, सिर्फ एमीन नहीं लिखोगे, एमीन लिखोगे। कितने हैं ये, 6 हैं। तो मैम क्या यहाँ पे हम हेक्साकिस लिखेंगे, नहीं, क्योंकि नाम में डाई नहीं आ रहा है ना, या ट्राई या पेंटा या कुछ भी नहीं आ रहा है ना, सिर्फ एमीन है, तो इसके लिए क्या आएगा, 6 है तो हेक्सा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हेक्सा, फिर क्या है, एमीन है ना, सो हेक्सा एमीन। और देखो ये मैंने स्मॉल h से शुरू करा है, कैपिटल से नहीं करोगे, ठीक है, हेक्सा एमीन। अब यहाँ पे देखो इस कॉम्प्लेक्स में ओवरऑल चार्ज क्या है, ये 3Cl माइनस होंगे, तो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज क्या आएगा, 3+, यानी कि केटायनिक है। तो इसको मुझे कोबाल्टेट नहीं लिखना है, इसको मैं नॉर्मली क्या लिखूंगी, कोबाल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि इसकी कितनी है, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इसकी तो 0 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 3 आएगी, ठीक है। 3 में ऐसे 3 नहीं लिखूंगी, तो भैया कैसे लिखूंगी बताओ, अभी तक तो समझ ही गए होगे। तो हमें कैसे लिखना है, इसको हटाना है और हमें रोमन न्यूमरल में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 1 यानी कि 3, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो इस ब्रैकेट के बाहर कोई भी चीज जो आ रही है ना, उसको आप जैसे 3 है तो ट्राइक्लोराइड नहीं लिखोगे, सिंपली क्लोराइड लिखोगे, ठीक है। सिमिलरली देखो अगर जैसे ये है K3 है, तो इसको ट्राई पोटेशियम नहीं लिखोगे, इसको सिंपली लिखोगे पोटेशियम, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा पोटेशियम। फिर देखो इसको मैं नेम करूंगी, तो 6 यहाँ पे CN है, तो यहाँ पे हेक्सासाइनो आ गया। अब देखो इसको मैं आयरन नहीं लिखूंगी, क्यों, क्योंकि इस पे ओवरऑल चार्ज क्या है, 3 माइनस का है, माइनस है, तो विच मीन्स यहाँ पे ऑब्वियसली बताओ अब क्या आएगा, तो इसको हम लिख देंगे फेरेट, दिस विल बी फेरेट। और लास्ट में हमको ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करनी है, जो कि यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि 3 होगी, ठीक है। सेम आपको बाकी भी करने हैं। अब यहाँ पे देखो 2 अलग अलग लिगेंड है ना, तो किसको मैं पहले लिखूं, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। एमीन पहले आता है ना, क्लोरिडो बाद में आता है, तो इसको मैं पहले लिखूंगी, ठीक है। तो 5 है, सो यहाँ पे आ जाएगा पेंटा एमीन, ठीक है। फिर क्लोराइड नहीं लिखेंगे यहाँ पे, जब अंदर है तो क्लोरिडो, बाहर है तो क्लोराइड, ठीक है। तो पेंटा एमीन क्लोरिडो, यहाँ पे कोबाल्ट आएगा, कोबाल्टेट नहीं आएगा क्योंकि इस पे ओवरऑल चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3 है, लास्ट में आ जाएगा क्लोराइड, ठीक है। तो आई होप यार नोमेनक्लेचर इजीली कर लोगे, तो बाकी सारे तुम्हारे अब होमवर्क हैं, ठीक है। देख लो अच्छे तरीके से, इनके आंसर्स मुझे चाहिए हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि इनका नाम आखिरकार क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है किसी को, यहाँ पे 2 है ना, सो इसको डाई ही लिखोगे, यहाँ पे बिस नहीं लिखोगे, क्योंकि सेम चीज है कि ये हमारे पास एमीन ही है। इसको क्या लिखेंगे, सो इसको हम मिथाइल एमीन लिखेंगे। अगर यहाँ पे देखो ये 2 होते, मान लो इन केस, तो इसको डाई मिथाइल एमीन नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि उसका मतलब कुछ और हो जाता है, ठीक है, उसका मतलब ये हो जाता है दिस इज डाई मिथाइल एमीन। तो इसके लिए क्या यूज करते तुम बताओ, इसके लिए क्या यूज करते, बिस यूज करते, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालेंगे, तो होमवर्क है, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट भी मेंशन करो, प्लस इनके नेम्स भी लिखो, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना तुम्हारे लिए बेटर है। तो इनके नाम और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए हैं, विद प्रॉपर टाइम स्टैम्प मेंशन करके, ठीक है। अब देखो ये कंपाउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसको हम नेम करेंगे कैसे, सबसे पहले यहाँ पे पानी भी आ रहा है, CN भी है और EN भी है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले किसको मैं पहले लिखूं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऑब्वियसली, तो एक्वा पहले लिख दिया, फिर ऑब्वियसली साइनो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने बताया था ना EN2, इसके नाम में क्या आता है, इथाइलिन डाईएमीन, डाई आता है, तो यहाँ पे मैंने बिस यूज करा। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, नाम क्या था इसका, इथाइलिन डाईएमीन, तो मैंने लिख दिया। फिर लिखा मैंने कोबाल्ट, और फिर क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो। अब यहाँ पे मैंने आयन क्यों लिखा, क्योंकि इस पे ओवरऑल एक चार्ज है ना, देखो इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, इसमें नहीं है, तो इसको मैं आयन नहीं लिखूंगी लास्ट में, बट इन्हें लिखना पड़ा, क्यों, क्योंकि इन पे कुछ चार्ज है ओवरऑल। अगर इसको बैलेंस करते हुए बाहर Cl2 लिखा होता तब मुझे आयन लिखने की जरूरत नहीं थी, तब मैं क्या लिखती, बाहर क्लोराइड लिखती, है ना। बट यहाँ पे चार्ज था ओवरऑल, तो ये एक आयन है, विच मीन्स, तो इसीलिए आयन हम लोगों को लिखना पड़ा, ठीक है। चलो आई होप यार क्लियर है, ये आपके सारे होमवर्क के क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, ये भी आपको ट्राई करना है और ये भी आपको ट्राई करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और टाइप के क्वेश्चन में करा देती हूँ, जैसे अगर नाम गिवन है और तुम्हें फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखो टेट्रा एमीन लिखा है, टेट्रा का मतलब 4, एमीन का मतलब मुझे पता है,
तो NH3 लिख दिया और ये 4 है लिख दिया, ठीक है। फिर क्या है, डाई एक्वा, यानी कि पानी कितने हैं यहाँ पे, 2 हैं, ठीक है। फिर लिखा है कोबाल्ट, क्या कोबाल्ट मैं पीछे लिखूंगी, नहीं ना, अभी तक जितने कंपाउंड लिखे थे मेटल लिखा कहाँ हुआ था, पहले ना, तो इसीलिए मैं इसको पहले ही लिखूंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। क्लोराइड कहाँ आएगा, कैसे मुझे पता, क्लोरीन 2 नहीं लिखा है ना, तो यानी कि अंदर नहीं होगा, क्लोराइड लिखा है तो यानी कि बाहर होगा। अब ये Cl1 होगा या Cl2 होगा या Cl3 होगा, कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा इस ऑक्सीडेशन स्टेट से। 3 लिखी है यहाँ पे, इसकी 0 होती है, इसकी भी 0 होती है, यानी कि यहाँ पे चार्ज मुझे कितना चाहिए, 3+, तभी जाके इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 3 होगी ना, तो यानी कि यहाँ पे Cl3 आएगा उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो बस इतना ही आप लोगों को करना है एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और बता देती हूँ, पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकलेट। पोटेशियम पहले लिखा है, यानी कि K आएगा बाहर, किसके बाहर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, ठीक है। फिर अंदर क्या क्या आएगा, देखो निकलेट लिखा है ना, यानी कि यहाँ पे निकल आएगा। टेट्रासाइनिडो, साइनो भी लिख सकते हैं, साइनिडो भी लिख सकते हैं, अभी बताया था। तो यहाँ पे Cn कितने हैं, टेट्रा यानी कि 4 हैं। अब अगेन यहाँ पे पोटेशियम कितने आएंगे, इस पे ओवरऑल चार्ज कितना आएगा, कैसे पता चलेगा, इस ऑक्सीडेशन स्टेट से, ठीक है। यहाँ पे मुझे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी चाहिए, 2 चाहिए ना, ये 4 तो माइनस के हैं। अब यहाँ पे क्या आए कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो जाए, तो यहाँ पे मुझे 2 माइनस लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली, तभी जाके तो -2 + 4 कितना होगा, +2 ना, तो यानी कि यहाँ पे पोटेशियम कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। तो आई होप यार ये चीजें क्लियर हैं। क्वेश्चंस जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वापस से बोल रही हूँ, तो क्वेश्चंस सारे के सारे खुद से प्रैक्टिस करने हैं। दीज आर योर होमवर्क क्वेश्चंस, ठीक है। ये सारे लिख लो अच्छे तरीके से, देख लो और कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना। अब एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है विच इज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। पहले जितना बेसिक है सब देख लिया, अब हम आ रहे हैं थोड़े ऊपर वाले लेवल पे, ठीक है, कि आइसोमेरिज्म क्या होती है। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। और मुझसे पढ़ोगे तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि लिटरली सारे नोट्स बना के लेके आई हूँ कि सिर्फ इससे भी पढ़ लोगे ना तो पास तो आराम से हो जाओगे, ठीक है। तो देखो आइसोमेरिज्म ना हम लोग 2 टाइप की पढ़ेंगे, एक होती है स्ट्रक्चरल, दूसरी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब सेम, ठीक है, और मर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से भी रिलेट कर सकते हो, बट यहाँ पे इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर अलग है। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 कंपाउंड्स का हमेशा सेम रहेगा, बट उनका स्ट्रक्चर अलग होगा तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अगर उनका जो 3D अरेंजमेंट है वो अलग होगा तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म वहां पर होगी। इसमें भी 2 टाइप फर्दर आते हैं और स्ट्रक्चरल वाले में हमारे 4 टाइप और हैं, तो डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ये 4 टाइप की है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है समझ गए हो ना, कि ऐसे हमारे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट इनका स्ट्रक्चर अलग अलग बनेगा, ठीक है। सबसे पहले है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट ये आयन अलग अलग देंगे। कैसे भैया, देख लो, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही रहेगा बट आयन ये अलग अलग देंगे सॉल्यूशंस में। कैसे, देखो अगर Br अंदर है एज अ लिगेंड, ठीक है, तो अलग चीज हो जाएगी, और अगर Br बाहर है, ठीक है, एज अ काउंटर आयन, और SO4 यहाँ पे लिगेंड है, देखो दोनों में डिफरेंस क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, यहाँ पे ये लिगेंड है, ये काउंटर आयन है, यहाँ पे ये अंदर चला गया लिगेंड बन गया और ये बाहर आ गया यानी कि ये काउंटर आयन बन गया, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है ना, जब इसकी रिएक्शन में बेरियम क्लोराइड के साथ कराऊंगी, अब देखो इसका आयनाइजेशन कैसे होता है अभी तक समझ गए होगे कि इस पे ओवरऑल चार्ज आएगा 2+ का और इस पे SO4 2- होता है ना, और ये आपको पता है Ba 2+ होता है और Cl- होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हर किसी ने पढ़ रखी है 10वीं कक्षा में, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा ना, तो क्या बनेगा, BaSO4। बेरियम सल्फेट का व्हाइट कलर का PPT बनता है, ये हम सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाइट कलर का PPT बनेगा, बट जब इसी की रिएक्शन, ठीक है, नहीं इसकी रिएक्शन, जब मैं इसकी रिएक्शन इसके साथ करा दूंगी तो बाहर क्या है, Br है ना, तो यहाँ पे मेरे को व्हाइट कलर का PPT नहीं देखने को मिलेगा, समझे। इस कंपाउंड की रिएक्शन इसके साथ कराई तो व्हाइट कलर का PPT मिला, बट जब इस कंपाउंड की रिएक्शन इसके साथ कराऊंगी तो कोई PPT देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो अगर इसकी रिएक्शन मैंने AgNO3 के साथ करा दी तो देखो क्या होगा, यहाँ पे Ag+ है और Br- है, तो यहाँ पे AgBr का येलो कलर का PPT बन जाएगा, ठीक है।
बट जब इसकी रिएक्शन में AgNO3 के साथ कराऊंगी तो मुझे ये येलो कलर का पीपीटी नहीं दिखेगा, क्योंकि दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं। भले ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट अलग अलग आयंस दे रहे हैं ना, तो अलग अलग आयंस देने की वजह से प्रॉपर्टी भी अलग अलग हो गई, क्योंकि एक में ये काउंटर आयन है, एक में यही लिगेंड बन गया है। ठीक है, समझ गए? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट का मतलब मोस्टली यहाँ पे जो पानी है वो मौजूद होगा, और पानी कभी तो लिगेंड के तौर पे होगा और कभी बाहर यानी कि काउंटर आयन के तौर पे होगा। ठीक है, अब देखो ये कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका और इसका दोनों का सेम है। डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस ये आया, इसमें पूरा जो पानी है 6 के 6 मॉलिक्यूल अंदर लिगेंड के तौर पे हैं, यहाँ पे लिगेंड के तौर पे भी हैं और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में भी हैं। सो दोनों क्या हो गए? अलग अलग। ठीक है, तो जहां पे भी पानी दिख जाए समझ जाओ कि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। यहाँ पर से क्वेश्चन यही आते हैं कि बताओ इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म है, MCQ आ जाएगा। ठीक है, तो पता होना चाहिए, पानी दिख गया हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख गया कि अलग अलग आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, फिर है यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे तुम AgNO3 के साथ रिएक्शन करा सकते हो, तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराओगे तो AgCl का व्हाइट कलर का पीपीटी मिलेगा। ठीक है, बट इसी की रिएक्शन जब इसके साथ कराओगे तो ये पीपीटी हमें नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म वहीं पे आपको देखने को मिलेगी जहां पे हमारे पास कैटायनिक और एनायनिक दोनों कॉम्प्लेक्स मौजूद हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे जो लिगेंड है ना वो अपनी जगह को चेंज कर देगा। जैसे कि देखो यहाँ पे NH3 है ना, NH3 किसके साथ है? CO के साथ। यहाँ पे NH3 किसके साथ आ गया? Cr के साथ। यहाँ पे Cr के साथ Cn है ना, तो यहाँ पे CO के साथ Cn आ गया। तो बेसिकली जो लिगेंड है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है बिटवीन द कैटायनिक एंड द एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो बस ऐसा जहाँ पे भी दिख जाए कि तुम्हारे पास कैटायनिक कॉम्प्लेक्स भी है और एनायनिक कॉम्प्लेक्स भी है, तो विच मीन्स वो हमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है जी, समझ गए? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, लिंकेज आइसोमेरिज्म। जहां पे भी M बाइडेंटेट लिगेंड दिख रहा है, जो कि समझ गए हो तुम अभी तक कि क्या होता है, वहां पे लिंकेज आइसोमेरिज्म होगी। जैसे कि यहाँ पे देखो NO2 है ना, यहाँ पे ONO है। ठीक है, यानी कि ये नाइट्रीटो O है, ये नाइट्रीटो N है, तो जहां पे भी M बाइडेंटेट लिगेंड है कोई सा भी, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म वहां पे है। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यहाँ पे होती है समाप्त। अब आ जाते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट जो हमारे पास हम कहें 3D स्ट्रक्चर है वो अलग बनेगा। ठीक है, यानी कि ज्योमेट्री या तो अलग होगी या फिर अभी हम देखेंगे दूसरा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो उसमें जो 3D अरेंजमेंट है ना वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी हम दो अलग अलग टाइप के पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस और ट्रांस दो अलग अलग हमारे पास स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, सिस कब बनेगा? जब लिगेंड्स जो हैं अगल बगल हैं। ठीक है, याद रखो हर एक चीज मैंने मेंशन करी है, तो तुम लोग भूलोगे तो वैसे भी नहीं, बट स्टिल अच्छे से याद करो। ट्रांस में क्या होगा? ट्रांस में हमारे पास ऑपोजिट होंगे, और ये चीज भी याद रखना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसी में दिखेगी जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 है या 6 है। ठीक है, 5 वाले में नहीं दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो अगल बगल है NH3 NH3। यहाँ पे क्या हो गया? NH3 यहाँ और NH3 यहाँ, यानी कि ऑपोजिट है। यहाँ पे क्या है? एडजेसेंट है, तो ये हमारा सिस फॉर्म होगा। यहाँ पे क्या हो गए? ऑपोजिट हो गए ना, तो ये हमारा ट्रांस फॉर्म होगा। ठीक है जी, यहाँ पे देखो सेम वही चीज है, ये अगल बगल है विच मीन सिस फॉर्म है, यहाँ पे ऑपोजिट हो गए हैं, सो ये ट्रांस फॉर्म है। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पे देख लो, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले के लिए है, सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है। देखो अगल बगल है ना, यहाँ पे क्या हो गए? ऑपोजिट हो गए। यहाँ पे देखो अगल बगल है ना, यहाँ पे क्या हो गए? ऑपोजिट हो गए। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है दोनों। ठीक है, ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांस फॉर्म है। अब यहाँ पे भी ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, बट कौन से नहीं दिखाएंगे? क्वेश्चन आ सकता है कौन से नहीं दिखाएंगे और क्यों नहीं दिखाएंगे। तो जिनका स्ट्रक्चर क्या होता है? टेट्राहेड्रल, यानी कि जिनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है वो नहीं दिखाएंगे। रीजन पूछा जाता है क्यों? क्योंकि जब हम स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहे हैं, ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर्स है हमारे। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर में जो डिस्टेंस है ना दैट इज डिफरेंट, यानी कि अगल बगल है ना तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, बट ऑपोजिट चले गए सो डिस्टेंस ज्यादा है। बट जब मैं बात करूंगी किसकी? हमारे टेट्राहेड्रल वाले की, वहां पे मेटल से जो लिगेंड की दूरी होती है ना दैट इज ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, ये हमारा, मैंने थोड़ा रैंडम बना दिया है, बट ये हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। सो इसकी दूरी सेम है, इसकी दूरी सेम है, इसकी दूरी सेम है,
सो अगर ये दूरी सेम है तो आइसोमर कैसे बनेगा? आइसोमर तो दोनों अलग अलग होना चाहिए ना, कुछ डिफरेंट होना चाहिए दोनों में, तब बनेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, इन दोनों की दूरी कम है, इन दोनों की दूरी ज्यादा है। यहाँ पे सारे लिगेंड्स की दूरी जो है वो सेम है। अगर सेम है, जैसे ये पीछे से 3D स्ट्रक्चर में इमेजिन करो, ये पीछे से इससे बॉन्डेड है, सेम डिस्टेंस, ये इससे है सेम डिस्टेंस, ये इससे है सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस है तो आइसोमर बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो आई होप यार ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। मैंने कहा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी दो टाइप की बन सकती है। सो हमारे पास नेक्स्ट है फैक और मर आइसोमर। ठीक है, फैक और मर आइसोमर। ठीक है, तो फैक यानी कि फेशियल आइसोमर वो कौन सा होगा? जहां पे जो लिगेंड्स है ना, दे विल बी एट द कॉर्नर्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फेस। और मर कब होगा? जब जो लिगेंड्स हैं वो होंगे स्क्वायर प्लेन के कॉर्नर्स पे। अब बोल के तो नहीं समझ में आता है, देख के ही समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे हमारे पास NO2 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 NH3 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 इस तरीके से है। यहाँ पे देखो NH3 NH3 और NH3 ये है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से, ये एक्चुअल में पूरा अगर मैं बनाऊं तो क्या बनेगा? स्क्वायर प्लेन ना। तो जब ये कॉर्नर्स पे हैं ऑफ अ स्क्वायर प्लेन, तो ये कौन सा है बताओ? ये मर है, यही तो हमने लिखा है डेफिनेशन में। यहाँ पे आ जाओ, अगर मैं यहाँ पे देखूं, सो यहाँ पे इस तरीके से हम बनाएंगे तो ये क्या बन रहा है बताओ? ट्रायंगुलर फेस। तो यानी कि जब हमारे पास एट द एंड्स ऑफ ट्रायंगुलर फेस होंगे तो उसको हम कहेंगे फैक आइसोमर। जब इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से, यानी कि ये हमारा है स्क्वायर प्लेन के कॉर्नर्स पे, तो वो मर होगा। जब ट्रायंगुलर फेस के कॉर्नर्स पे है तो वो फैक होगा। ठीक है, आपको बस यही चीज याद रखनी है। एक एग्जांपल से आपको हर एक चीज लर्न हो जाएगी इजीली। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, जब आपको दिख रहे हैं कि ये जो सेम लिगेंड्स हैं ये हमारे पास कहाँ है? इस स्क्वायर प्लेन के कॉर्नर्स में, तो आप कह दोगे ये हमारा मर आइसोमर है। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। उससे पहले कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, कायरल और एकायरल। कायरल यानी कि जो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, जैसे इस हाथ के ऊपर अपना ये वाला हाथ ऐसे रखो। ठीक है, तो क्या ये एग्जैक्टली सुपर इम्पोज हो जा रहा है? यानी कि इस थंब के ऊपर क्या मेरा थंब आ रहा है? नहीं आ रहा ना। सो दिस इज नॉट सुपर इम्पोजेबल। अगर ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है तो उस केस में हम उसको कायरल ऑब्जेक्ट कहते हैं। और अगर वो सुपर इम्पोजेबल है, जैसे कि कोई एग्जाम्पल तो नहीं है, यहाँ पे बॉटल ही ले लो, ये बॉटल है, इस बॉटल के ऊपर दूसरी बॉटल चिपका दो तो ये उसको ढक लेगी। ठीक है, यानी कि उसके ऊपर एग्जैक्टली जाके बैठ गई है, तो वो क्या होगा? वो एक कायरल ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि सुपर इम्पोजेबल है। कायरल जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल है, और हम लोग नॉन सुपर इम्पोजेबल को ही पढ़ने वाले हैं। यही हमें आइसोमेरिज्म दिखाएंगे। क्यों? आइसोमर का मतलब क्या है? कुछ डिफरेंट होना चाहिए ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और दूसरी चीज डिफरेंट है, बट यहाँ पे अगर ये सुपर इम्पोज हो गई तो ये तो सेम है ना। तो सेम है तो आइसोमर कैसे बनेगा? ठीक है, लॉजिकल है। ठीक है जी, समझ गए। तो यहीं पे हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे कुछ चीजें मैंने लिखी हैं, वो आप लोग देख लो कि मैंने यही लिखा है कि हमारे पास ये वाली आइसोमेरिज्म वही दिखाएंगे जिनकी जो मिरर इमेजेस है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ठीक है, यानी कि उनमें सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर सिमेट्री है तो वो सुपर इम्पोज हो जाएंगे, तो आइसोमर ही नहीं बनेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे ऐसे सब्सटेंस जो कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ एनी पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, लेफ्ट में भी रोटेट करते हैं, राइट में भी, अगर वो रोटेट कर रहे हैं तो उनको हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। अब पोलराइजेशन क्या है ये सब आपको नहीं पढ़ना है, टॉपिक डिलीटेड है। ठीक है, बस ये याद रखो, इनको हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर किसको कहेंगे? कि दोनों जो मेरे आइसोमर हैं उन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट एक लेफ्ट को रोटेट कर रहा है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को, और दूसरा राइट को रोटेट कर रहा है, यानी कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को। तो इसीलिए उसको हम आइसोमर कह रहे हैं। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर उसको हमने कह दिया है, जिसको हम एनांशियोमर्स भी कहते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर वो होता है जहां पे हम राइट साइड को, दक्षिण दिशा जैसे हम बोलते हैं ना, तो राइट साइड को हम रोटेट करें। लीवो, एल फॉर लेफ्ट ना, तो यानी कि ये वो आइसोमर है जो लेफ्ट साइड को रोटेट करेगा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट को। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, जो ट्रांसफॉर्म है वो हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? खुद सोचो। ट्रांसफॉर्म कौन सा था, याद है कि नहीं? भूल गए? तो हम आ जाते हैं हमारे ट्रांसफॉर्म में। देखो ये है ट्रांसफॉर्म। जब इसकी मैं मिरर इमेज बनाऊंगी ना, तो देखो कैसी बनेगी।
यहाँ पे NH3 आएगा, यहाँ पे Cl आएगा, यहाँ पे Cl आएगा और यहाँ पे NH3 आएगा। इसको उठा के इसके ऊपर चिपका दो, क्या ये सुपर इम्पोजिबल है? बिल्कुल ना। इसको इसके ऊपर चिपकाओगे तो NH3 यहीं आएगा, Cl यहीं आएगा, ये Cl यहीं आएगा, ये NH3 यहीं आएगा। सुपर इम्पोज हो गई। तो क्या इसके आइसोमर पॉसिबल हैं? नहीं, तो इसीलिए ट्रांसफॉर्म नहीं दिखाता है। ये बिल्कुल दिखाएगा, ठीक है। अगर इस केस की हम लोग बात करें तो ये इजीली हमको क्या दिखा देगा, कौन सी पढ़ रहे थे हम, ऑप्टिकल आइसोमेरिज, तो ये हम लोगों को इजीली शो कर देगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज, ठीक है। बट ट्रांसफॉर्म जो है वो नहीं शो करेगा। आई होप यार ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। चलो, अब उसके बाद यहाँ पे क्यों नहीं शो होता है तो उसका रीजन मेंशन कर दिया। दोनों ही जो आइसोमर्स है वो मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की, ठीक है, इसीलिए सुपर इम्पोजिबल हैं। अब चलो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका बनाना है, तो डेक्स्ट्रो और ये लीवो रोटेटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों इसके क्या हैं, आइसोमर्स हैं, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, EN डाइडेंटेट लिगेंड होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो यहाँ पे देखो ये मेरा कोबाल्ट है, सेंट्रल मेटल एटम। अब यहाँ पे देखो ये EN यहाँ पे है, डेक्स्ट्रो तो ये राइट साइड को रोटेट कर रहा है, ऐसे याद रखो। लीवो लेफ्ट साइड को कर रहा है ना, तो मैंने बनाया भी कहाँ है, देखो इसको लेफ्ट साइड को बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से अब इनकी जो मिरर इमेजेस हैं, क्या ये सुपर इम्पोजिबल हैं? नहीं, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं है, इसीलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमको शो करेंगे, ठीक है जी, समझ में आ गया। चलो अब आ जाते हैं हम हमारी वर्नर्स थ्योरी पे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक भी हो गया। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार हमारे पास कौन कौन सी थ्योरीज थी जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन कर रही थी कि भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे वर्नर ने क्या बोला वो चीज देखो। वर्नर ने ये बोला कि जो हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन है या एटम है किसी भी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, वो दो टाइप की वैलेंसी शो करता है। ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है यहाँ पे, ठीक है। एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना, वो होती है आयनिक नेचर की, यानी कि ये करस्पॉन्ड करती है टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट मेटल, और ये सेटिस्फाई किससे होगी, तो एनायन से होगी, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कोऑर्डिनेट नेचर की होती है या कोवेलेंट नेचर की होती है, और ये क्या करस्पॉन्ड करती है, CN यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये हम लिगेंड से सेटिस्फाई करते हैं। ये एनायंस लिखा है ना, इसका मतलब है काउंटर आयन से हम लोग इसको सेटिस्फाई करेंगे, और ये हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, विच इज क्वाइट लॉजिकल। अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो हम लोग किससे सेटिस्फाई करते हैं, तो वो हम लोग सेटिस्फाई करते हैं काउंटर आयन से, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सेकेंडरी वैलेंसी की, तो वो है हमारी क्या, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। उसको हम लोग कहाँ से सेटिस्फाई कर रहे हैं, सो उसको हम लोग थ्रू द लिगेंड सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वर्नर्स थ्योरी है ना, इसमें यही दो चीजें आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है। अब इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं, और भी कुछ पोस्टुलेट्स थे, वो जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तो हमने देख ही लिया है कि आयनिक नेचर की है, नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि काउंटर आयन से, ठीक है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो हमारे लिगेंड सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि दिस रिस्पॉन्ड्स और दिस का रिस्पॉन्ड टू द कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिख रखा है बहुत ही ईजी वे में, कि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, 3+ है ना, तो इसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है, Cl। तो हमने यही तो बोला कि जो हमारे काउंटर आयन है वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या करस्पॉन्ड कर रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे हमारे पास सेटिस्फाई होता है, सो दैट इज थ्रू दी लिगेंड्स, ठीक है, क्योंकि लिगेंड्स ही तो हमको कोऑर्डिनेशन नंबर बताते हैं, है ना। चलो उसके बाद जो सेकेंडरी वैलेंसी है ना, वो डायरेक्शनल होती है और वो स्पेसिफिक शेप हमें देती है, क्योंकि हमारे पास जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसी के अकॉर्डिंग तो हम देखेंगे ना। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था तो हमने देखा कि भैया टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर बन रहा है, फिर अगर 6 है तो हमने कहा ऑक्टाहेड्रल बनेगा। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है, क्योंकि वो करस्पॉन्ड कर रही है टू दी कोऑर्डिनेशन नंबर, तो वो हमें बताएगी कि भैया इस कंपाउंड का शेप क्या बनेगा, ठीक है। चलो, लिगेंड्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द मेटल थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बनता है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो। जो प्राइमरी वैलेंसी है इसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, अभी हम डायग्राम देखेंगे प्रॉपर, वहां पे समझ में आएगा। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दोनों वो सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो उसको हम ऐसे शो करेंगे, देखो एक सॉलिड और ऊपर से डॉटेड हम लोग बना देंगे, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, CONH3 6 Cl3।
तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बताओ, +3 है ना, तो +3 क्या होगी, प्राइमरी वैलेंसी होगी। और ये किससे सेटिस्फाई हो रही है, ये 3 क्लोराइड आयन से सेटिस्फाई हो रही है, जो कि मेरा काउंटर आयन है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो NH3 6 लिखा है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है इसकी, 6 है। कौन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये लिगेंड सेटिस्फाई कर रहा है, और यही मुझे बता रहा है कि ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल होगी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वही है कि CBSE तुम लोग को झटका दे सकता है, तो ये आ सकता है, ठीक है, तो इसीलिए देख लो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल वे में बताऊंगी। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो कंपाउंड है वो ये है, 6 अंदर है NH3 जो कि लिगेंड है, और ये काउंटर आयन है जो कि बाहर है। हमने कहा ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी, है ना, और मैंने कहा प्राइमरी वैलेंसी को अभी जस्ट हमने कहा कि डॉटेड लाइन से हम लोग शो करते हैं, तो इसीलिए देखो यहाँ पे हमने इनको कैसे बना दिया, डॉटेड लाइन से बना दिया। और हमने कहा ये क्या कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी ना, तो सेकेंडरी वैलेंसी को हम लोग सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इट, और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब देखो ये मेरे पास 3 काउंटर आयन है ना, तो इसकी रिएक्शन अगर मैंने AgNO3 के साथ करा दी तो तुम लोग को पता है AgCl बनेगा, बट कितना बनेगा, 3 है ना यहाँ पे, तो ऑब्वियसली 3 बनेगा। तो यहाँ पे 3 क्लोराइड आयन मौजूद है, इसीलिए 3 मोल ऑफ AgCl का मेरे को PPT मिलेगा, ठीक है। दूसरे पे आ जाओ, ये मेरे पास कंपाउंड है। अब यहाँ पे देखो Cl2, 2 ही क्लोरीन बाहर है, एक एज अ लिगेंड एक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर इसकी रिएक्शन मैं AgNO3 के साथ कराऊंगी तो क्लियरली तुम लोग को दिख रहा है 2 है ना बाहर, सो 2 ही AgCl मेरे को मिलेंगे। अब बाकी इंपॉर्टेंट चीज पे आए, तो यहाँ पे 2 काउंटर आयन बाहर है ना, विच मीन्स प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से शो कर रहे थे, तो यहाँ पे देखो हमने डॉटेड से शो करा है, ठीक है जी। अब आप कहोगे कि यहाँ पे फिर हमने इस वाले Cl पे सॉलिड और डॉटेड दोनों क्यों बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो Cl है ना, बाहर वाले तो इन्वॉल्व हैं ही, अंदर वाला भी तो इन्वॉल्व है। अब आप कहोगे कैसे, क्योंकि जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूंगी मैं, प्राइमरी वैलेंसी का काम क्या है, क्या दिखा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आएगी, ये तो 0 हो जाएगा ना, किसके थ्रू आएगी, इसके और इसके थ्रू ही ना। यहाँ पे 2+ होगा, इसका -1 होगा, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3 ना, यहाँ पे भी +3 होगी, यहाँ पे भी +3 होगी, ठीक है। तो यानी कि प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे भी 3 है और इधर पे भी 3 है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने Cl पे डॉट भी शो करा है, बट ये एज अ लिगेंड भी तो एक्ट कर रहा है ना, जो भी अंदर आएगा लिगेंड होगा, पता है, इसके अलावा जो भी अंदर आया है वो लिगेंड है, तो ये एज अ लिगेंड भी तो एक्ट कर रहा है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सॉलिड भी शो करा है, यानी कि ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट सेटिस्फाई कर रहा है, और ये सेकेंडरी वैलेंसी को भी तो सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि एज अ लिगेंड भी तो एक्ट कर रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हमने सॉलिड भी बनाए हैं और डॉटेड भी बनाए हैं, और ये तो बेचारे वैसे ही अंदर ही है ना, तो इनको तो हमने ऐसे ऐसे ही शो करा है, यानी कि सॉलिड लाइन से ही शो करा है, क्योंकि ये सेकेंडरी वैलेंसी को क्लियरली दिखा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, 2 और हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये है, अब यहाँ पे सिर्फ एक Cl बाहर है, तो इसकी रिएक्शन जब मैं AgNO3 के साथ कराऊंगी तो सिर्फ मुझे 1 ही मोल मिलेगा, किसका, AgCl का। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्राइमरी वैलेंसी की, तो यहाँ पर भी तो 3 आएगी, क्यों, क्योंकि जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये भी तो इन्वॉल्व होगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में, तो यानी कि तीनों जो हैं प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो देखो हमने तीनों पे डॉटेड शो करा है, तीनों Cl पे, बट हमने सॉलिड लाइन भी शो करी है, क्यों, क्योंकि ये 2 जो हैं ये अंदर भी तो हैं, और दोनों अगर अंदर हैं तो वो सेकेंडरी वैलेंसी को भी तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमने डबल यहाँ पे शो कर रखा है, ठीक है। अगर मान लो बाहर कुछ है ही नहीं, बाहर कोई है ही नहीं, है ना, तो यही तीनों तो अंदर के सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये तीनों ही लिगेंड की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, और यही हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इन्वॉल्व है, इसीलिए प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे तीनों में हमने सॉलिड लाइन भी बनाई है और डॉटेड भी, क्योंकि डॉटेड बता रहा है कि प्राइमरी को सेटिस्फाई कर रहा है, सॉलिड बता रहा है कि सेकेंडरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके, मुझे लग रहा है जितना MCQ के फॉर्मेट में आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया डॉटेड किसको शो कर रहा है, कौन सी वैलेंसी, और जो हमारा सॉलिड है वो किसको शो कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब ये जो वर्नर थ्योरी है ना, इसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थे ऑब्वियसली, क्योंकि सबसे पहली थ्योरी ये आई थी, तो कुछ ना कुछ गलतियां तो होंगी, गलतियां तो हर कोई करता है, हम लोग भी करते हैं, है ना। तो उन्होंने भी कुछ गलतियां करी, तो लिमिटेशन क्या थी, सबसे पहली बात,
जो एग्जैक्ट बॉन्डिंग है ना उसको एक्सप्लेन नहीं करा कि भैया कैसे ये जो हमारा लिगेंड है जो कि अटैच्ड है मेटल से, ये एग्जैक्टली किस तरीके की बॉन्डिंग दिखा रहा है। उन्होंने सिर्फ ये शो करा कि भैया कौन से एटम है जो जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो एक्चुअल प्रोसेस है पूरा बॉन्डिंग का, जो कि फर्दर हमें VBT CFT ने बताया, वो इन्होंने नहीं बताया, ठीक है। फिर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है ना वो जनरली कलर को एग्जिबिट करते हैं। तो क्यों करते हैं, रीजन क्या है? ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं जनरली, तो क्या रीजन है, क्यों है, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। और कुछ टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए फेल हो गए क्योंकि ये नहीं शो कर पाए, ये हमें नहीं बता पाए कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना उनमें से कुछ तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहे हैं और कुछ स्क्वायर प्लेनर। तो ऐसा क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, जो हमें आगे पता चला VBT से, ठीक है। तो ये इनके लिमिटेशंस हो गए। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, वर्नर के बाद आई VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे तरीके से सुनना, हर एक चीज मैंने लिखी है, बोलूंगी भी, सो तुम्हें नोट्स भी बनाने हैं और सुनना तो और भी अच्छे तरीके से है, ठीक है, क्योंकि जितना सुनोगे उतने अच्छे तरीके से लर्न होगा। अब सबसे पहली बात, जो सेंट्रल मेटल आयन होता है ना, ये हमने DNF ब्लॉक में पढ़ लिया है ऑलरेडी कि उसमें क्या होता है, वेकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सिर्फ d ऑर्बिटल्स ही हो, कोई से भी ऑर्बिटल हो सकते हैं, वेकेंट d भी हो सकते हैं, s भी हो सकते हैं, p भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी वेकेंट ऑर्बिटल होंगे ना उसमें क्या करता है वो मेटल, जो भी लिगेंड्स ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे हैं वो उसमें रिसाइड करते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा, ठीक है। तो ये जो मेटल एटम है हमारा, सेंट्रल मेटल एटम, वो यूज करता है अपने खाली ऑर्बिटल्स को सो दैट वो बॉन्ड कर सके किसके साथ, लिगेंड्स के साथ, ठीक है। इसमें कोई से भी जो भी खाली उसको मिलेंगे उसके साथ वो बॉन्ड बना लेगा। अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो कि आगे चल के हम देखेंगे। फिर देखो जो लिगेंड्स है ना वो क्या कर रहे हैं, तो भैया वो ल्यूइस बेसेस हैं, वो जो अपने लोन पेयर हैं या जो इलेक्ट्रॉन पेयर उनके पास हैं वो डोनेट कर दे रहे हैं किसको, मेटल को। तभी जाके यहाँ पे क्या बन रहा है, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर सिंपली आपका वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब जो हाइब्रिडाइजेशन है वही तो हमें ज्योमेट्री बताएगा कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, जो वर्नर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे बट इन्होंने करा कि हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सी ज्योमेट्री होगी, कौन टेट्राहेड्रल होगा, कौन हमारे पास स्क्वायर प्लेनर होगा, वो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग पता चलेगा, ठीक है। जैसे कि sp3 है तो टेट्राहेड्रल है, dsp2 अगर है तो स्क्वायर प्लेनर होगा, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो sp3d होगा हमारे पास, और ट्रायगोनल बाइपिरामिडल हमें ज्योमेट्री देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर अगर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल बन रहा है तो वो तो हमने पहले ही देख लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, बट यहाँ पे भी ना 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, sp3d2 और d2sp3। देखो d2sp3 में जो इनर वाले यानी कि अंदर वाले d ऑर्बिटल है ना वो इन्वॉल्व होंगे, तो इसको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और अगर sp3d2 है यानी कि बाहर वाले जो खाली हैं वो इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो तुम लोगों ने पढ़ लिया है ऑलरेडी, n = 4 है, सो हमारे पास 3d ऑर्बिटल होता है। तो अगर अंदर वाले इन्वॉल्व है 3d वाले तो हम d2sp3 कहेंगे। इसका मतलब क्या है, बाहर वाले यानी कि 4d वाले इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो इसको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। देखो इनर का मतलब क्या है, n-1d, और आउटर का मतलब है nd वाले इन्वॉल्व है, ठीक है। चलो अब उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां पर भी होंगे वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए। अगर सारे के सारे पेयर्ड हैं सो वो डायमैग्नेटिक है, यानी कि वो मैग्नेटिज्म शो नहीं करेगा। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जैसे कि ये है मान लो, ठीक है, ये मैंने बना दिया, तो ये अनपेयर्ड है ना, तो यानी कि पैरामैग्नेटिक होगा। अगर सबके सब पेयर हो गए तो विच मीन्स ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा, क्योंकि इसके स्पिन ने इसको क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। अब जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं ना उनको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड यूज होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे CFT में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। अब उस स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने क्या करा ना, उसने पेयरिंग करा दी लिगेंड की, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा दी, लिगेंड की नहीं। इस लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा दी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा दी, सो अंदर वाले जो d ऑर्बिटल है वो हमारे यूटिलाइज हो गए, यूज हो गए, ठीक है। वो यूज हो गए तो भैया पेयरिंग है। अब पेयरिंग है तो ये हाल है, ये हाल है तो लो स्पिन होगा ना। स्पिन का क्या मतलब है आपको पता है ना, ये स्पिन शो करता है इलेक्ट्रॉन। अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर हो गए तो इसका जो स्पिन है वो ये कैंसिल आउट कर देता है, तो यहाँ पे कोई स्पिन ही नहीं हो रही है, तो इसीलिए इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हाई स्पिन यानी कि जहाँ पे क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लो स्पिन का मतलब क्या है कि यहाँ पे पेयर हो चुके हैं, वो पेयर्ड हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलो
सब कुछ हम देखेंगे, तो वो चिंता मत करो बिल्कुल भी। लिमिटेशन से पहले इधर पे आ जाओ, ये समझो, फिर हम लिमिटेशन देखेंगे। जो मैं बोल रही हूँ इनर आउटर, इसका मतलब क्या है आखिरकार, सबसे पहले तो तुम लोग वो समझो। ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स आयन है CONH3 6 3+, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोबाल्ट का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, जो कि मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाया है DNF ब्लॉक वाले चैप्टर में। नहीं पढ़ाया तो जाके वापस से देखो। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इस तरीके से होता है। तो हमें मतलब किससे है, हमें 3D 4s से मतलब है, और हम लोग 4p भी बनाते हैं क्योंकि वो तो हाइब्रिडाइजेशन में यूज होगा ही होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 4p बना दिया, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट होती है, तुम लोगों को पता है। फिर आती है हमारी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड का मतलब इस पे चार्ज कितना है, 3+ का ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 3+, तो यहाँ पे मैं 3+ का अब बनाऊंगी। सो 3+ के लिए मैंने बना दिया। 3+ का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, निकल गए, तो कहाँ से निकलेंगे, 2 यहाँ से निकलेंगे सबसे पहले, और एक यहाँ से निकल जाएगा, तो ये वाला जो है निकल गया, ठीक है। तो 3D 4s 4p ये हो गए, ठीक है। अब आती है हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिड का मतलब अब जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है या जो भी लिगेंड है वो बॉन्ड हो गया है, ठीक है। अब सब कुछ ना इस लिगेंड पे ही डिपेंड करता है। ज्योमेट्री क्या होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, कलर क्या होगा, सब इस लिगेंड पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। NH3 जो होता है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। मैंने कहा स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करा देता है, ठीक है। याद रखो हर एक चीज, स्ट्रॉन्ग लिगेंड करता है पेयरिंग। अब कैसे पता चलेगा कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, आगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाऊंगी, वहां पे सब कुछ मेंशन्ड है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कराता है पेयरिंग। तो ये जैसे ही इसके साथ आके जुड़ा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसको पेयर करा दिया। पेयरिंग कैसे होगी, ये इसके पास चला गया, ये इसके पास, तो भैया पेयरिंग हो गई। पेयरिंग जैसे ही हुई तो यहाँ पे 2 d ऑर्बिटल हो गए खाली। अगर ये खाली हो गए तो ये ही इन्वॉल्व होंगे किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। तो यानी कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3। अगर मान लो जैसे कि एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ तुम्हें, इस वाले पे आ जाओ, अरे बढ़ जा, हाँ। तो यहाँ पे देखो क्या है, F6 है। F होता है एक वीक लिगेंड, F नहीं, टू बी स्पेसिफिक F- होता है एक वीक लिगेंड। नाउ बिकॉज दिस इज अ वीक लिगेंड, तो ये पेयरिंग नहीं कराएगा, ठीक है। ये पेयरिंग नहीं कराएगा, पेयरिंग नहीं कराएगा तो ये एज इट इज यहाँ पे रहेंगे, पेयरिंग नहीं होगी। तो क्या ये अंदर वाले हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, नहीं होंगे ना। तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा वाला इन्वॉल्व होगा, फिर यहाँ पे जो 4D होगा वो, यानी कि तब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2, यानी कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, D2sp3 है, ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो यानी कि यहाँ पे स्पिन कैसी होगी, कम होगी, लो होगी। इसका अगर इसकी ज्योमेट्री पूछी गई तो वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि हमने कहा D2sp3 हो या sp3d2 हो, दोनों में ही ऑक्टाहेड्रल ही ज्योमेट्री होगी, ठीक है। पेयरिंग हो गई है तो यहाँ पे लो स्पिन है। यहाँ पे बताओ तो यहाँ पे हाई स्पिन है, यहाँ पे हाई स्पिन रहेगी। और ये क्या होगा, देखो आउटर वाला है ना, तो इसको हम एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ठीक है जी। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। और इसकी भी जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल ही होगी। तो नाउ दिस इज योर होमवर्क, सेम जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू ओवर हियर ऑल्सो, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं लास्ट थ्योरी में, जो कि है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। अब ये CFT हमें क्या बताती है, तो CFT ना हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दे देती है हर एक चीज़ को लेके, कि भैया जो VBT ने भी नहीं बताया ना, तो पहले तो हम VBT के कुछ लिमिटेशन देख लेते हैं। ये है लिमिटेशन, जो VBT ने नहीं बताया वो भी हमें CFT ने बता दिया। सबसे पहले एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भैया जो कॉम्प्लेक्सेस है उनके कलर क्यों शो हो रहे हैं, जो कि हमें CFT बता देता है, ठीक है, क्योंकि DD ट्रांजिशन होता है, उसकी वजह से कलर दिखता है। इसने तो हमें नहीं बताया ना, बट ठीक है। उसके बाद ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी एक्यूरेटली नहीं बता पाया, जो कि CFT ने बताया कि भैया क्यों हो रही है, ठीक है। उसके बाद कुछ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी ये क्या हो गया, फेल हो गया। VBT जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कुछ टेट्राहेड्रल क्यों है और दूसरे स्क्वायर प्लेनर क्यों है, ठीक है। भले इसने थोड़ी क्लैरिटी दी, बट स्टिल डिटेल में ये हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर स्टेबिलिटी डिफरेंस को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कुछ जो कंपाउंड्स हैं वो स्टेबल क्यों हैं और दूसरे अनस्टेबल क्यों हैं, कुछ तो रीजन होगा, बट ये नहीं बता पाया, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड में डिफरेंशिएट भी नहीं करता है, जो कि कौन करता है, CFT। क्योंकि अभी हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ने ही हमें बताया कि ये वीक लिगेंड होता है और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग कराएगा और वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं कराएगा, ठीक है। चलो तो आ जाओ CFT पे। तो सबसे पहली बात, ये हमें बॉन्डिंग बताता है, कलर बताता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो भी हमें VBT नहीं बता पाई थी वो सब कुछ ये बताता है। अब यहाँ पे
जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट यू गाइज हैव टू रिमेंबर इट इज दैट कि यहाँ पे जो हमारा मेटल लिगेंड इंटरैक्शन है ना, उसको ये कंसिडर करता है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, यानी कि आयन आयन इंटरैक्शन आप इसको कह सकते हो, या फिर आप इसको कह सकते हो डाइपोल इंटरैक्शन भी, ठीक है। जैसे कि देखो जो हमारे लिगेंड्स है ना, उसको ये कंसिडर करता है या तो पॉइंट चार्जेस या फिर डाइपोल कंसिडर करता है, ठीक है। अब होता क्या है, जो हमारे डी ऑर्बिटल्स है ना, उनमें जनरली क्या होता है, सेम एनर्जी होती है, जिसको हम डी जनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। जैसे ही कोई लिगेंड बॉन्ड हो जाता है ना, तो वो स्प्लिट हो जाता है, इसीलिए इसका नाम है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, जो प्रोसेस होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं, क्योंकि जैसे ही लिगेंड बॉन्ड होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे डी ऑर्बिटल्स हैं जिन पे सेम एनर्जी थी, अब वो स्प्लिट हो गए, यानी कि कुछ के पास ज्यादा एनर्जी आ गई और कुछ के पास कम एनर्जी आ गई, ठीक है। तो उसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं, ठीक है। अब ये जो स्प्लिटिंग हो रही है ना, ये जो स्प्लिटिंग हो रही है, यही हमें एक्सप्लेन करती है स्टेबिलिटी, मैग्नेटिज्म, कलर, जो कि वीबीटी नहीं बता पाया था, ठीक है जी, समझ में आ गया। तो मेन जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे हमने मेंशन कर रखे हैं। लिगेंड्स जो है वो पॉइंट चार्जेस होते हैं। पॉइंट चार्जेस कब कंसिडर कर रहे हैं, जब एनायन है, ठीक है, यानी कि हमारा एनायनिक लिगेंड है। और डाइपोल कब कंसिडर कर रहे हैं, जब हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, जैसे कि NH3 है, H2O है, उस केस में उसको हम डाइपोल कंसिडर करेंगे, ठीक है। जो इंटरैक्शन है वो तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। नाउ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने बता दिया। जो डीजेनरेसी होती है, डीजेनरेसी का मतलब क्या है कि सेम एनर्जी किसकी, डी ऑर्बिटल की, वो रिमूव हो जाती है। यानी कि जैसे ही हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, यानी कि लिगेंड्स जो है वो बॉन्ड हो गए, तो उस केस में जो डी ऑर्बिटल्स है ना, कितने होते हैं, 5 होते हैं ना, 1 2 3 4 5, ये स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर 2 चले गए और नीचे 3, तो नीचे वालों के पास कम एनर्जी है, ऊपर वालों के पास ज्यादा एनर्जी है, ठीक है, समझ में आ गया। अब जो स्प्लिटिंग होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी एंटायरली कि मेरे पास लिगेंड कौन सा है और हमारे पास ज्योमेट्री क्या है। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। चलो इसको हटाओ, अभी सबसे पहले तुम इधर पे आओ, ठीक है। हमने कहा हमारे पास डी ऑर्बिटल्स कितने हैं, 5। कौन कौन से होते हैं 5, पहले तो वो देखो, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने क्लास 11 स्किप कर रखी है, ठीक है। तो डी एक्स वाई कैसे बनाए, देखो ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, एक्स वाई, तो एक्स और वाई के बीच में बना दो ये, ठीक है। और वैसे ही एज इट इज ये भी बना दो। यहाँ पे तो देखो ये सेम बना है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आया है, डी वाई जेड है ना, तो ये वाई है और ये जेड है, तो यहाँ पे ये वाई जेड के बीच में आ गया। यहाँ कहा था एक्स और वाई के बीच में, डी जेड एक्स। अब इसका क्या मतलब हो जाएगा, जेड और एक्स के बीच में, देखो जेड और एक्स के बीच में क्या आ रहा है, वाई, तो ये पूरा इसने कवर कर लिया है, ठीक है। फिर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो पूरे एक्स को ले लो और पूरे वाई को ले लो, ठीक है। फिर डी जेड स्क्वायर है, तो ये जेड ही 2 बार है, इसीलिए हमने बीच में ये ऐसे 2 कर रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे ऑर्बिटल्स हैं, बेसिकली 5 डी ऑर्बिटल्स। नाउ इनको हम नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है कि इन सब की सेम एनर्जी है, इन पांचों की सेम एनर्जी है, ठीक है। बट क्या हुआ, जैसे ही हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, जैसे अभी हम देख रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के लिए। ऑक्टाहेड्रल का मतलब समझ गए हो ना, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, नॉर्मली क्या थी, सेम एनर्जी थी, देखो पांचों की क्या है, सेम एनर्जी है इधर पे। बट अब क्या हुआ, अब हो गई यहाँ पे स्प्लिटिंग, जिसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। तो स्प्लिटिंग हो गई, तो 2 ऊपर चले गए और 3 नीचे रह गए, ठीक है। इसीलिए देखो ये लाइनें बना रखी है इन्होंने, ठीक है। हम डब्बे बनाते हैं यूजुअली, तो डब्बे मैंने बना दिए, एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड, ठीक है, या एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, मैं तो ऐसे लर्न करती हूँ, ठीक है। तो ये नीचे रह गए, इनकी क्या है, कम एनर्जी है। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये ऊपर चले गए, इनके पास ज्यादा एनर्जी है। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी गैप है, उसी को हम डेल ओ कहते हैं, विच इज क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है या फिर कितनी एनर्जी का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। कितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए सो दैट वो यहाँ पर से ऊपर जंप कर सके। नाउ दिस इज 3/5 ऑफ दिस एनर्जी एंड दिस पोर्शन इज 2/5 ऑफ दिस एनर्जी। नीचे जो 3 है उसको हम T2g कहते हैं, ऊपर वाले को EG कहते हैं, क्योंकि अब इन दोनों की एनर्जी अलग अलग है। तो इसको नीचे वाले को T2g कहेंगे, ऊपर वाले को EG। अब आएगा थोड़ा सा
डिफरेंस और तुम लोग बिल्कुल चौंक जाओगे, हैं ये क्या हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, 3 ऊपर चले गए और 2 बेचारे नीचे रह गए। यहाँ पे उल्टा हो गया, जस्ट ऑपोजिट। यहाँ पे क्या था देखो, 3 नीचे 2 ऊपर, यहाँ पे 3 ऊपर 2 नीचे, ठीक है, उल्टा हो गया। और ये किसके लिए है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी कि मेरा टेट्राहेड्रल प्यारा सा कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनकी एनर्जी कम है और इनकी एनर्जी ज्यादा हो गई, ठीक है, वक्त बदलने में देर नहीं लगती है। तो यहाँ पे वही हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसको T2G नहीं कहेंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे, इसको सिर्फ T2 कहेंगे और इसको EG नहीं कहेंगे, सिर्फ E कहेंगे, ठीक है। बस इतना ही तुम लोगों को याद रखना है और कुछ नहीं रखना, ठीक है। तो बता दिया मैंने। तो आई होप यार ये पॉइंट अब तुम लोगों को समझ में आ गए होंगे कि मैंने क्यों लिखा था अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलो अब आओ, जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं डी ऑर्बिटल्स, वो हुंड्स रूल और पॉलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही करेंगे, विच इज वेरी सिंपल। हुंड्स रूल हमको ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे फिल दी ऑर्बिटल्स इन अ वे कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे, ठीक है। उसके बाद पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि हर ऑर्बिटल मैक्सिमम आपको पता है 2 ही इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है और उसमें भी ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए, दोनों सेम स्पिन वाले एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं साथ, ठीक है। तो बस सिंपल सी चीज़ उन्होंने ये बताई। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मैंने बता दिया कि भैया दोनों में एनर्जी डिफरेंस कितने का है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन नीचे है उसको कितनी एनर्जी चाहिए कि वो ऊपर, सॉरी ये क्या बना दिया मैंने, कि वो ऊपर चले जाए, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। इसको कितनी एनर्जी दूं ताकि वो ऊपर चला जाए, वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। और यही डिटरमाइन करता है कि भैया मेरे पास कलर क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी। अब कैसे वो देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सारे जो राज हैं वो खुलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मेरे पास ये एनर्जी डिफरेंस ना बहुत कम है, और वो किस केस में होगा, वो होगा वीक लिगेंड के केस में। वीक लिगेंड के केस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो कम होगी ना ऑब्वियसली, क्योंकि वो बेचारा वीक है, तो ये कम है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर जंप कर सकता है। तो जब पेयरिंग होती है ना, तो क्या होगा देखो, अगर यहाँ पे हमारे पास 4 लिगेंड्स हैं तो क्या होगा, अगर ये एनर्जी डिफरेंस कम है तो चौथा ऊपर चले जाएगा ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा केस देखो, दूसरे केस में क्या हो गया, ये एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, और बहुत ज़्यादा किस केस में होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में। अगर ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा ही नहीं सकता ना, जंप कर ही नहीं सकता ऊपर, तो वो नीचे ही आ गया, और नीचे कैसे आएगा, तो पेयरिंग नहीं आएगा। तो यहाँ पे हो गई पेयरिंग, यहाँ पे पेयरिंग हो गई तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना, ऊपर 4 है और नीचे सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे। यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होगी। समझ में आ रहा है, यही आपको याद रखना है। अब स्ट्रॉन्ग वीक इतना बता ही दिया है, तो पहले देख लो, ये सब छोड़ो, सबसे पहले देखो कि स्ट्रॉन्ग और वीक हमारा है कौन सा। सो ये है हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दिस इज व्हाट यू गाइस हैव टू रिमेंबर। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिगेंड्स को रख देती है कि भैया ये वीक है और ये मेरा स्ट्रॉन्ग है। बस आपको यही याद रखना है। देखो ये I-, Br-, F-, Cl- सब के सब वीक होते हैं बेचारे, ठीक है। और ये हमारे इधर साइड को जितने हैं ना, ये सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। NO2- है, ठीक है, जो हम मेजरली यूज करते हैं। Cn- है, En है, ये सारे के सारे हमारे स्ट्रॉन्ग है। NH3 है, ठीक है, EDTA है, ये सब के सब क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और बाकी साइड को जितने हैं ये सब क्या है, वीक है। यही आपको याद रखना है, एक्सक्यूज मी, कि जो वीक हमारे पास लिगेंड्स हैं उनमें स्प्लिटिंग कम होती है, सो एनर्जी क्या होती है, कम होती है। एनर्जी कम है तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया तो पेयरिंग नहीं हुई, पेयरिंग नहीं हुई तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, ठीक है, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा और कलर भी देखने को मिलेगा। जबकि अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो भैया वो डिफरेंस एनर्जी का बहुत ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्योंकि पेयरिंग शुरू हो जाएगी। पेयरिंग शुरू हो गई तो स्पिन ही नहीं है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स उसको इसीलिए तो कह रहे हैं, इतने बार बता चुकी हूँ। इसके अलावा अगर कंप्लीटली पेयर्ड है तो कलर ही नहीं देखने को मिलेगा ना, DNF ब्लॉक में भी ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर पेयर्ड हैं तो कलर ही नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही बताएगी। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। अब देखो हमने टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल दोनों देख लिया। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल के लिए ऐसे लिखेंगे, टेट्राहेड्रल के लिए ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो टेट्राहेड्रल वाले में 4 ही लिगेंड है और ऑक्टाहेड्रल वाले में 6 लिगेंड है। 6 लिगेंड ज़्यादा स्प्लिटिंग कर सकते हैं, 4 लिगेंड कम करेंगे। तो इसीलिए ये जो
स्प्लिटिंग एनर्जी होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, दिस इज 4/9 वैल्यू ऑफ दिस, तो ये काफी कम होती है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है, विच इज क्वाइट लॉजिकल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 ही लिगेंड्स हैं और इस वाले केस में डेलो के केस में 6 लिगेंड्स हैं, तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली एनर्जी भी ज्यादा होगी ही, ठीक है। तो आई होप यार ये पूरी स्लाइड समझ में आ गई है। अब बचा क्या है मैं जल्दी से वो बता देती हूँ, ठीक है, ये सब तो हमने पढ़ लिया है, इधर पे आ जाओ, ठीक है। सो इन अ फ्री मेटल आयन ऑल 5 d ऑर्बिटल सेम एनर्जी है इनके पास, लिगेंड्स बॉन्ड हो रहे हैं तो क्या हो रही है, स्प्लिटिंग हो जा रही है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में ऊपर क्या जा रहा है, Eg, इसके पास ज्यादा एनर्जी है, नीचे T2g आ रहा है, इसमें ऑपोजिट हो जा रहा है, ठीक है। ऊपर क्या जा रहा है हमारा, ऊपर जा रहा है T2 और नीचे रह रहा है E, ठीक है, हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन बाय लाइट, अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये कलर क्यों दिखा रहे हैं, तो कलर दिखता है डी ट्रांजिशन की वजह से, ठीक है, और ये डी ट्रांजिशन भी किस पे डिपेंड करेगा, लिगेंड पे ही डिपेंड करेगा ये, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास हमने कहा वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड के केस में पेयरिंग तो हो नहीं रही है, तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर चले जा रहा है ना, ऊपर जाके वो कलर दिखाएगा, कलर इम्पार्ट करेगा, और कौन सा कलर दिखाएगा, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाता है। यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर वो नीचे था और नीचे उसने पर्पल कलर को एब्जॉर्ब करा है, जब वो एक्साइट होके ऊपर जाएगा तो वो पर्पल कलर नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा येलो कलर। सिमिलरली अगर उसने ग्रीन को एब्जॉर्ब करा है तो वो दिखाएगा ऊपर जाके रेड कलर, ठीक है, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ये चीज याद रखना, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन क्यों हो रहा है समझ ही गए हो कि भैया उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है, अगर उस स्प्लिटिंग एनर्जी जितनी उसको एनर्जी मिल गई तो ऊपर चला जाएगा, कलर दिख जाएगा, नहीं मिल पाई क्योंकि कंप्लीट पेयरिंग हो रखी थी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से, तो वो ऊपर नहीं जा पाएगा, यानी कि वो कलर नहीं दिखाएगा। और सेम इज फॉर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑल्सो, अगर वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं हुई है, तो उस केस में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो पैरामैग्नेटिक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उस केस में क्या हो गया, पेयरिंग हो गई। अब पेयरिंग हो गई तो भैया कहाँ पर से ही प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी मैग्नेटिक वाली, तो वो बेचारा डायमैग्नेटिक रह जाएगा, ठीक है। चलो आई होप यार ये चीजें तुम लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे CFT की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, ज्यादा नहीं है, कुछ ही है, तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहले अभी हमने देखा कि ये आयन आयन इंटरैक्शन या डाइपोल इंटरैक्शन को कंसिडर कर रहा है ना, तो ये जो मेन हमारा बॉन्डिंग है, जो कोवलेंट फॉर्म है, उसको इग्नोर करता है कहीं ना कहीं, और सिंपली सिर्फ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन हो रहा है आयन आयन वाला, डाइपोल वाला, उसको कंसिडर कर रहा है। कोवलेंट बॉन्डिंग जो हो रही है उसको इग्नोर कर दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ज्योमेट्रीज के लिए फेल हो जाता है, ठीक है, जैसे कुछ डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर्स भी बन रहे हैं, एक्सेप्शंस बनते हैं, तो वो क्यों बन रहे हैं वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। जो स्टेबिलिटी है ये उसको भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं बता पाया, ठीक है, कि कुछ जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस है ज़्यादा स्टेबल क्यों है एज कम्पेयर, एंड उसके बाद कुछ के कलर्स भी अच्छे तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है। चलो तो लास्ट टॉपिक हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इंपॉर्टेंस यार बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो बेसिकली कुछ ना कुछ किसी के साथ इसको रिएक्ट करा के कुछ नया कंपाउंड बनाते हैं, एंड फिर यहाँ पे हम लोग कलर्स वगैरह भी चेक करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास लैंथेनॉइड्स हैं, एक्टिनॉइड्स हैं, उनको इवन सेपरेट करने में भी इसका यूज़ करा जाता है। सो ये इसके यूजेस हैं। इसके अलावा मैंने अभी तुम लोगों को बताया था कि जो लेड पॉइजनिंग है उसके ट्रीटमेंट में भी हम लोग EDTA का यूज करते हैं, विच इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ओनली। इसके अलावा हमारे पास सिस्प्लैटिन होता है, इसका हम लोग यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स, ठीक है। जो ट्यूमर्स की ग्रोथ है उसको रोक देता है, इनहिबिट करता है सिस्प्लैटिन, जो कि हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसकी काफी ज्यादा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं क्लोरोफिल की, ठीक है, सो इट इज ऑल्सो अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, किसका, मैग्नीशियम का। तो ये ना आप लोगों का MCQ फॉर्मेट में आ सकता है, सो बस आपको ये याद रखना है। हीमोग्लोबिन आपको पता ही है क्या होता है, जो रेड कलर्ड का या रेड कलर का पिगमेंट होता है हमारे ब्लड में, विच एक्ट्स एज एन ऑक्सीजन कैरियर, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, किसका, ये MCQ में आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए आयरन का। ये किसका होता है, तो मैग्नीशियम का। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पर से आ सकते हैं, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे पूरा जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारा होता है खत्म। आई होप यार ये पूरा लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट है तो फील फ्री कि आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सको, और नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।